नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 13 अगस्त 1946? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। हाल ही में भारत ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले संविधान सभा की शक्तियों को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद मौजूद थे। 1946 के मध्य में लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई तो लीग ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए इस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, इसलिए विकल्प बी सही है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में भारत में भेजा गया। उन्होंने जून 1947 में अपनी योजना रखी, जिसमें भारत का विभाजन भी शामिल था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किसने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स फॉर यंग पीपल नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स फॉर यंग पीपल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके अनुसार कोरोना महामारी ने 15 से 24 वर्ष के लोगों के सामने आने वाली कई श्रम बाजार चुनौतियों को और जटिल कर दिया है। 2022 में बेरोजगार युवाओं की कुल वैश्विक संख्या 73 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण या फिर परमाणु हथियार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया, जिससे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की संख्या 75 हो गई। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत 1982 से इस कन्वेंशन का सदस्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, कच्छल द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार समूह द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह द्वीप समूह या फिर दमन और दीव? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निकोबार समूह द्वीप समूह। हाल ही में कच्छल द्वीप मैंग्रोव कवर के नुकसान के कारण चर्चा में था। यह द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस द्वीप को पहले स्थानीय भाषा में तिहन्यू कहा जाता था। द्वीप की यात्रा के लिए एक विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। स्थानीय प्रशासन की अनुमति और पर्यवेक्षण के बिना यहाँ पर्यटकों या बाहरी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। अन्य सभी निकोबार द्वीपों में कच्छल द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, निकोबार समूह द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एशियाई शेर की स्थिति है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटन्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड।
एशियाई शेर को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं। एशियाई शेर कभी पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के रीवा में निवास करते थे। वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, ब्लू बॉन्ड किसके लिए जारी किए जाते हैं? महासागर और नीली अर्थव्यवस्था, कोयला आधारित परियोजना, सौर आधारित परियोजना या फिर पवन आधारित परियोजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महासागर और नीली अर्थव्यवस्था। ब्लू बॉन्ड एक ऋण साधन है। यह स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का समर्थन करने के लिए जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। पारंपरिक बॉन्ड की तरह निवेशक बॉन्ड जारीकर्ता को पैसा उधार देते हैं, जो हर साल बॉन्ड की अवधि और एक निश्चित दिन पर पूंजी के लिए ब्याज चुकाने के लिए सहमत होता है। यह सरकारों, बैंकों या निगमों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महासागर और नीली अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन यानी नीपैम किसके द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर सेबी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन यानी नीपैम बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, INS सतपुड़ा क्या है? विमान वाहक पोत, मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट, टॉर्पीडो या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट। भारतीय नौसेना युद्धपोत INS सतपुड़ा 6 भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा किए गए स्मारक यात्राओं के हिस्से के रूप में सैन डिएगो हार्बर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपों पर पहुंचा। यह एक शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस पोत का निर्माण 2002 में शुरू हुआ और 2010 तक पूरा हो गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट। अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर पारसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पारसी। 16 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी। भारत के कई उत्सव के अवसरों में से एक पारसी नववर्ष है, जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। नवरोज या नौरोज का त्योहार दुनिया भर में पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। फारसी में नव शब्द का अर्थ नया और रोज का अर्थ दिन होता है। पिछले 3000 वर्षों में पारसी नववर्ष ईरानियों और पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता रहा है। इसे फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेदे नौरोज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पारसी कैलेंडर शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पारसी। अगला प्रश्न है, बाल आधार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक पहुंचने के प्रयास का हिस्सा है। 2, बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए इसे नीले रंग में जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान 0 से 5 आयु वर्ग में 79 लाख से अधिक बच्चों को नामांकित किया है। बाल आधार पहल 0 से 5 आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने के प्रयास का हिस्सा है, इसलिए कथन 1 सही है। सामान्य आधार से अलग करने के लिए इसे नीले रंग में जारी किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक वैध है। 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चे को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBO नामक एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार सेवा केंद्र में अपना बायोमेट्रिक्स कराना आवश्यक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। एक रूसी रॉकेट ने एक ईरानी उपग्रह खय्याम को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ईरान पश्चिमी एशिया का एक पहाड़ी देश है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान से, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, पश्चिम में इराक और तुर्की से लगती है। ईरान की सीमा उज़्बेकिस्तान से नहीं लगती है, इसलिए विकल्प डी सही है। ईरान उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी से घिरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। TU-160 सुपरसोनिक रणनीतिक बम वर्षक का संबंध किस देश से है? अमेरिका, उत्तर कोरिया, रूस या फिर जापान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।